friends, how are you? Welcome back to my YouTube channel DP Guide. This is Daya Pawar, presently working in the Income Tax Department as an Assistant Director to the UPSC. Friends, those who are watching our channel first time, please subscribe our channel. And if you want to go through our previous videos, so please you can go through those videos also. So जैसा कि हमने कहा है कि पिछली जो वीडियोस थी उसमें मैंने कहा था कि हम लोग जो है करियर गाइडेंस से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने पूरा अपना गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और उसके बारे में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन सी बॉडी उनके एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, उसका मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया था। आज उसी कड़ी में मैं फिर अब स्टार्टिंग से लगभग लेके आ रहा हूँ कि एक एक करके मैं आपको फ्यूचर में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे पैटर्न है, ये मैंने आपको कहा था। तो उसी कड़ी में आज का हमारा ये जो वीडियो है ये उसी से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज, जो उसमें से पहला डिपार्टमेंट था, पहला जो डिपार्टमेंट की जो वो था कि बॉडी कौन सी बॉडी थी, दैट इज यूपीएससी, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उसी का पैटर्न मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक इज सिविल सर्विसेज एग्जाम पैटर्न। फ्रेंड्स, वैसे तो आपको मालूम ही है कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसकी जो अलग अलग पोस्ट है, दैट इज मैंने कुछ पोस्ट यहाँ हाईलाइट की है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। इसी कड़ी में बहुत सारी पोस्ट है, 15-16 पोस्ट जो उसमें होती है। तो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है ये हर साल कंडक्ट होता है। तो उस एग्जाम का पैटर्न क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो, लेकिन बहुत सारा को नहीं पता है, तो उनके बारे में आज बताना चाहूंगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो हर साल कंडक्ट होता है और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है दैट इज ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन। कैंडिडेट जो भी उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। इवन ग्रेजुएशन के भी वो फाइनल ईयर में भी हो तो भी प्रीलिम के लिए एलिजिबल है। बट मेंस का एग्जाम या मेंस में अपियर होने से पहले जब आप डेफ भरते हैं, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हैं, तब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन प्रीलिम के लिए आप तब भी एलिजिबल हैं अगर आप अपियरिंग में हो फाइनल ईयर ऑफ एग्जाम जो ग्रेजुएशन। दैट्स इट। नेक्स्ट है एज। एज बार जो रखा गया है वो जो भी इसके लिए एलिजिबल है उसका जो एज का क्राइटेरिया है वो है 21 ईयर्स का होना चाहिए जो भी कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहे हैं, एंड 32 रनिंग, 32 पूरा नहीं होना चाहिए, मतलब 31 ईयर्स तक, यानी कि 32 कंप्लीट नहीं होना चाहिए, लेकिन 21 साल का वो कैंडिडेट पूरा होना चाहिए। 21 साल से लेकर के 32 के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी एज इतनी है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 32 पूरा टच नहीं होना चाहिए लेकिन 21 होना चाहिए। सो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 31 ईयर्स एंड लेस देन 32 ईयर्स, ये एज बार है। इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कुछ रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दिया है एज बार में। एससी एसटी के लिए अलग रिलैक्सेशन है, इसी तरीके से रिलैक्सेशन दिया ओबीसी के लिए भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं यानी कि पीडब्ल्यूबीडी जो है उनका भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जिस हिसाब से रिलैक्सेशन है वो थोड़ा रिलैक्स है उसमें, जैसे एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, इस तरीके का। तो वो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सिविल सर्विसेज में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी फिक्स हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जनरल कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 6 हैं, यानी कि आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हो, और कैटेगरी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए हुआ और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 9 है, इनके लिए 9 है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। लेकिन इसी में अगर एससी एसटी का कोई कैंडिडेट रहा तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट चाहे वो पीएच कैंडिडेट है या नॉर्मल कैंडिडेट है उसके लिए इसमें कोई भी लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है जब तक उसका एज बार है। तो ये रहा आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात। और इससे रिलेटेड मैं कह दूं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होगा। प्रीलिम का एक भी पेपर में अगर आप अपियर हो गए दैट विल बी काउंटेड। तो आपको वहां से आपका अटेम्प्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रीलिम एक पेपर दिया फिर दूसरा पेपर नहीं दिया तो आपको लगा कि मेरा ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अगर देना है तो तभी दीजिए, अगर आप पूरा दे रहे नहीं तो नहीं दीजिए। नेक्स्ट, अब जो इसी कड़ी में मैं आगे बताऊंगा कि नेक्स्ट इज
प्रीलिम। नाउ इसका जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है, प्रीलिम एग्जाम का मैं पैटर्न बताऊंगा। इसके दो पेपर होते हैं जीएस के ही, यानी कि GS1 और GS2। इस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। तो पहला पेपर GS, सेकंड जो पेपर है वो CSAT के नाम से फेमस है। इसमें ये दोनों पेपर 200 मार्क्स के आते हैं। 200 मार्क्स का पेपर 1 एंड 200 मार्क्स का ही पेपर 2 होता है। बट प्रीलिम का जो इसका एग्जाम होता है, इसका जो टाइम है वो तो 2 घंटे ही होता है, लेकिन इसमें ये केवल क्वालिफाइंग है। ये एक कंडीशन है कि जो पेपर 2 है, जो CSAT की हम बात करते हैं, वो केवल क्वालिफाइंग है। आपको क्वालिफाई करना है और उसका जो क्राइटेरिया है दैट इज 33%। आपको पेपर 2 में केवल 33% ही लाने हैं, क्योंकि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 33% आपके आगे, तो आपका पेपर 1 काउंट होगा और पेपर 2 के मार्क्स इसमें काउंट नहीं होंगे। केवल एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपको क्वालिफाई करना है। अब जो मेंस के लिए जो कैलकुलेट होगा कि मेंस जो क्वालिफाई, मेंस में जिनका जो मेंस के अपियर हो सकते हैं, वो उसका जो सिलेक्शन होगा वो पेपर 1 के हिसाब से होगा कि पेपर 1 जो आपका जीएस का पेपर है, आउट ऑफ 200 जितना आप लेके आएंगे वो आपका मेंस के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, इसके बेस पे कैलकुलेट होगा, ना कि पेपर 2। पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग है। ये रहा प्रीलिम का स्ट्रक्चर। नाउ प्रीलिम क्वालिफाई होने के बाद फिर से कैंडिडेट से डेफ भरवाया जाता है, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं। जो अपियरिंग थे, जिन्होंने फाइनल ईयर की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन प्रीलिम के लिए एलिजिबल थे, उसके लिए भी उनको वहां दिखाना होगा कि हाँ अब मैं पास हो गया कि नहीं हुआ। तो वो बहुत सारी डिटेल है। आपका बहुत सारे ऑप्शन मांगा जाता है, आपकी लैंग्वेज के ऑप्शन की कौन सा आपका मीडियम रखना चाहते हैं, बहुत सारी डिटेल डेफ उसको बोलते हैं। डेफ के द्वारा ये सिविल यूपीएससी आपसे इंफॉर्मेशन लेती है कैंडिडेट से जो प्रीलिम क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस के लिए अपियर जिनको होना है। नाउ उसके बाद फिर मेंस की डेट आती है। फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए क्या पैटर्न रहता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेंस में अगर देखा जाए, फिर से यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मेंस में पेपर होते हैं। शुरुआत का पेपर ए और पेपर 2, दो पेपर ऐसे होते हैं जो यहाँ भी क्वालिफाई, जिनका नेचर है कि एक क्वालिफाइंग होता है, ये ओवरऑल मार्क्स इनके काउंट नहीं होते हैं। ये पेपर ए है लैंग्वेज, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल में जो जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज मेंशन है उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। वो मेंस का पेपर ए, मतलब मैंने मेंशन किया कि एक पेपर ही हो गया। दूसरा पेपर है उसी में इंग्लिश लैंग्वेज का, सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज, ये कंपलसरी है। नाउ इसमें भी क्या है कि इन दोनों पेपर का जो है ये 300 मार्क्स के होते हैं। इन दोनों पेपर में आपको केवल 25% मार्क्स लाना है क्वालिफाई में भी। ये मेंस के टोटल ओवरऑल में टोटल में नहीं जुड़ते हैं, केवल क्वालिफाई है। ये क्वालिफाई होगा तो ही आपको आगे के पेपर चेक होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो है मैं उन पेपर की बात कर रहा हूं कि जो एक्चुअल में फाइनल सिलेक्शन के लिए जिनके मार्क्स काउंट होते हैं वो है इस तरीके से। GS1 पेपर 1, एक पेपर है GS1, दूसरा GS2 पेपर, GS3, GS4, GS मींस जनरल स्टडीज। तो 4 पेपर ही जनरल स्टडीज के होते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑप्शनल, जो एक ऑप्शनल हम सिविल सर्विसेज में पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, अब काफी समय से वो चेंज हो गया पैटर्न। अब एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज होता है, उसी के 2 पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होगा उसका पेपर 1 और फिर अगला जो पेपर होता है वो उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2। 2 पेपर होते हैं उसी सेम सब्जेक्ट के। और नेक्स्ट जो पेपर है वो एक ऐसे का पेपर होता है। तो अगर हम उन पेपर की बात करें जो टोटल काउंट, जो मार्क्स फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट हो गए, वो टोटल इस तरीके से ये 7 टोटल पेपर हो गए यहाँ के। ठीक है, जिसका मैं ओवरव्यू अगर आपको ऐसे ही थोड़ा सा रफ आइडिया देना चाहूंगा, आगे मैं डिटेल में भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगा। GS1 जो होता है इसमें लगभग हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसी से रिलेटेड पैटर्न है, इसमें इससे रिलेटेड पूछा जाता है। जो पेपर 2 है दैट इज GS2, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड एंड इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग आते हैं। इससे रिलेटेड जो भी है पैटर्न में और इससे रिलेटेड पूछा जाता है। पेपर 3 है GS3, इसमें है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका आ गया एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड आपका बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड इस पेपर 3 में पूछा जाता है।
एंड पेपर 4 में आपका एथिक्स आ गया, इंटीग्रिटी आ गया एंड एप्टीट्यूड आ गया। ये इससे ये पेपर जीएस का जो पेपर 4 में ये थोड़ा सा इन 3 चीजों से रिलेटेड पूछा जाता है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि जीएस 1 से लेकर 4 में क्या क्या चीजें पूछी जाती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट है, अब जो आपने ऑप्शनल चूज किया होगा, एक बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, डिफाइंड सब्जेक्ट एक लिस्ट सिविल सर्विसेज में यूपीएससी ने लिस्ट दी हुई है, उनमें से हम कैंडिडेट चूज करते हैं कि कौन सा मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। वो सब अपना इंडिविजुअल अलग अलग चूज कर सकते हैं। उसी सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ओके, और नेक्स्ट जो है दैट इज एसए। एक पेपर एसए का होता है, जो कॉमन चीजें उसमें पूछी जाती है, जो सोशल से रिलेटेड, सोशल इश्यूज, करंट इश्यूज, कोई से भी चीजें पूछी जा सकती है आपसे, तो वो एसए हो गया ना। ये टोटल जो सातों के सातों जो पेपर हैं, ये 250 पर पेपर 250 मार्क्स का होता है। जैसे जीएस 1 250 इस तरीके से सात जो पेपर हैं 250 मार्क्स के हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें 250 इंटू 7, ये टोटल 7 है, तो ये टोटल बनता है 1750, यानी कि 1750 ये टोटल मार्क्स हैं इसके 7 पेपर के। इसके बाद अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई कर गए, मेंस क्वालिफाई कर गए, तब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो। तो जो पर्सनालिटी टेस्ट से नाम से जाना जाता है, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, वो 275 यानी कि 275 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी कंडक्ट कराती है सिविल सर्विसेज के लिए। तो इस तरीके से अगर हम टोटल करें 1750 और 275, तो टोटल ग्रैंड टोटल जो बनता है यानी कि 2025 मार्क्स का टोटल सिविल सर्विसेज का जो मेंस का पेपर है वो, और इंटरव्यू के जो मार्क्स है, ये टोटल ओवरव्यू इतने का 2025। इतने में से आपका जो टोटल कैंडिडेट की फिर जो भी मार्क्स है उस हिसाब से फिर मेरिट डिफाइंड होती है, और मेरिट के बेस पर फिर नंबर ऑफ पोस्ट कट ऑफ जाती है कि कितने पर आईएएस मिलेगा, फिर आईपीएस मिलेगा, वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और आपका जो परफॉर्मेंस रहा। ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको बताया। ये एक ओवरव्यू है सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम कंडक्ट होता है, हर साल होता है, उसका मैंने एक आपको पैटर्न बता दिया, थोड़ा सा आइडिया बता दिया, ओवरव्यू दे दिया, और आगे की मैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड आपको थोड़ा सा और गाइड करने की कोशिश करूंगा, जितना मैं गाइड कर पाऊंगा, और कि किस तरीके से हमें सब्जेक्ट चूज करना चाहिए और क्या क्या हमारे ऑप्शनल हो सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कि हम किस तरीके से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कौन कौन सी, लगभग मुझे लगता है कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हैं लगभग, कि किस तरीके से हम बेस्ट वे में सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो दोस्तों, हो सकता है कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने कोशिश किया कि मैं बेस्ट आपको दे सकूं, और हो सकता है कुछ लोगों को पहले से भी थोड़ा इसके बारे में मालूम हुआ, जो ऑलरेडी अपीयर्ड हो चुके हैं, दे रहे होंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिविल सर्विसेज का पैटर्न नहीं मालूम होता है। तो बस मैं उनके लिए ये लेके आया, आप सभी लोगों के लिए, शायद मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड कर पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम से रिलेटेड गाइड कर पाया हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो इसी कड़ी में आएगी, ताकि वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी तुरंत आप तक पहुंच सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।